नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 2 के किस्से सेकंड चांस में अभी तक आपने सुना कि कैसे दीपू अपने साथियों के साथ कैंप 2 पर थी और अब इंतजार कर रही थी कि वो किस दिन एवरेस्ट समिट करेंगी। इस बीच रशियन माउंटेनियर्स का एक ग्रुप नीचे आया, जिसमें से एक माउंटेनियर ने दीपू को अपना कार्बाइनर दिया और कहा कि तुम एवरेस्ट फतेह जरूर करोगी। अब दीपू की बारी थी कैंप 2 से निकल एवरेस्ट की ओर जाने की। अब सुनते हैं क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। कैंप 2 से निकलकर दीपू और दीपू का छोटा सा दल, जिसमें दीपू के अलावा 4 से 5 लोग और थे, टेक्निकल एडवाइजर और दीपू के साथी, ये निकल पड़े एवरेस्ट समिट की ओर। कैंप 2 से होते हुए ये लोग कैंप 3 पर पहुंचे। कैंप 3 जो है उसे कहा जाता है लेज ऑफ लॉसे फेस। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कैंप है ये बिल्कुल ढलान पर है और यहाँ पर अक्सर कैंप लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि लोग यहाँ पर रुकते हैं, रॉकी फेस है ये। लेकिन दीपू और दीपू का दल यहाँ से होता हुआ अब पहुँच गया कैंप 4 पर। कैंप 4 जो है वो 26,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसे कहते हैं साउथ कोल। कोल का अर्थ बेसिकली ये है कि कोल जो है एक दर्रा है जो 2 पहाड़ों के बीच है, एक तरह का पास है। मकालू और एवरेस्ट के बीच का जो ये दर्रा है इसे साउथ कोल कहते हैं। इसे समिट कैंप भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर यहां पर थोड़ी देर रुक पर्वतारोही जो हैं वो समिट की ओर कूच करते हैं और समिट कर वापस लौटते हैं। साउथ कोल से जो अगला पड़ाव रहता है पर्वतारोहियों का वो रहता है साउथ समिट का। साउथ समिट पहुंच आप हिलेरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और फिर हिलेरी स्टेप से कुछ ही मीटर का फासला रह जाता है एवरेस्ट की चोटी। साउथ कोल से साउथ समिट तकरीबन 800 मीटर है। यहाँ आपको ये भी बता दें, जो कि बहुत ही दिलचस्प बात है, कि जो बेस कैंप है एवरेस्ट का, वहाँ से एवरेस्ट का जो कुल डिस्टेंस है वो केवल 20.5 किलोमीटर है। और अक्सर इस 20.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लोगों को महीनों लग जाते हैं और कई बार वो ऐसा कर भी नहीं पाते। ये सड़क पर गाड़ी दौड़ाने जैसा बिल्कुल नहीं है। तो हालांकि साउथ कोल से साउथ समिट का डिस्टेंस 800 मीटर है, पर दीपू और दीपू के साथियों ने जब साउथ कोल से साउथ समिट चढ़ना शुरू किया तो मौसम अपना रुद्र रूप धारण कर चुका था। तेज हवाएं चल रही थी, स्नो ब्लिजर्ड आ रहे थे। कुल मिलाकर बहुत ही मुश्किल या प्रतिकूल मौसम था। ऐसे में ये लोग साउथ समिट पहुंचे। लेकिन जैसे ही ये साउथ समिट पहुंचे, इन्हें ये अंदेशा हो गया कि इन हालातों में एवरेस्ट समिट कर पाना या एवरेस्ट पर पहुंच पाना इनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में वहां ऑक्सीजन की कमी तो है ही, इसके अलावा जिस तरह की बर्फीली हवाएं चलती हैं उनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अक्सर आपको एक ही राय दी जाती है कि अगर आप इस तरह के मौसम में फंसें तो प्रकृति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना किया जाए और आप चुपचाप नीचे उतर आएं अगर जान बचाना चाहते हैं। सो दल के सभी सदस्यों ने आपस में विचार विमर्श किया और उन्होंने फिर ये फैसला किया कि ऐसी हालात में नीचे उतरना मुनासिब होगा, क्योंकि अगर जान बचती है तो फिर भविष्य में एवरेस्ट समिट दोबारा किया जा सकता है। लेकिन अगर आज ये कोशिश की जाएगी तो शायद जान ही ना बच पाए। हालांकि सारे के सारे लोग हतोत्साहित तो थे। दीपू के कानों में भी अपने पिता और उस रशियन पर्वतारोही की बात गूंज रही थी कि पहाड़ जो है आपको सेकंड चांस नहीं देता। पर ऐसी स्थिति में इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता। साउथ कोल से चढ़ साउथ समिट पहुंचने के बाद एक बार फिर ये दल वापस साउथ कोल की ओर चल पड़ा। साउथ कोल जाते समय
निराशा तो थी, पर ना जाने क्यों दीपू को अभी भी ये लग रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि एवरेस्ट ने मुझे बुलाया हो और मैं एवरेस्ट तक पहुंच ना पाऊं। ना जाने क्यों बार बार दीपू को यही विचार आ रहे थे। यही सोचते सोचते कब दीपू एक बर्फ की क्रिविस में गिर गई, उन्हें खुद भी आज तक नहीं मालूम। हालांकि सभी साथी आपके रोप से बंधे रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के किसी दरार में गिरना जानलेवा हो सकता है। थोड़ा अच्छी किस्मत थी दीपू की कि जो क्रिविस थी ये उतनी गहरी नहीं थी। गिरते ही दीपू ने आवाज लगाना शुरू किया। जितने भी उसके साथी थे वो इस चढ़ाई से पूरी तरह से थक चुके थे और उनमें से बहुत ने इनकी आवाज सुनी भी नहीं। दीपू के बगल में ही जो दूसरा पर्वतरोही था, दीपू ने उन्हें आवाज लगाने की कोशिश करी, पर उन तक दीपू की आवाज पहुंची नहीं। दीपू की किस्मत थी कि जब वो गिरी तो जिस रस्सी से ये सब लोग बंधे थे उस रस्सी पर दबाव पड़ा और उस दबाव के चलते दूसरे किसी साथी को मालूम हुआ कि शायद कोई गिर गया है। बड़ी मुश्किल से उस दरार में से दीपू को बाहर निकाला गया। दीपू जब उस क्रेविस से बाहर निकली तो उनका हाथ अपने कार्बाइनर पर गया, तो उन्होंने देखा कि ये वही कार्बाइनर है जो उन्हें उस रशियन फ्रेंड ने या रशियन माउंटेनियर ने दिया था। न जाने क्यों दीपू अभी भी बहुत पॉजिटिव थी। हालांकि जिन भी लोगों से आप बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि अगर आपका एक प्रयास एक सत्र में फेल हो जाता है तो फिर एवरेस्ट पर जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपके पास लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, आपका दमखम नहीं बचता है। तो ऐसे में आप कोशिश करते हैं कि वापस लौटें, कुछ एक महीनों का आराम करें, अपने आप को तरोताज़ा करें, फिटनेस लें और उसके बाद दोबारा से एवरेस्ट का अटेम्प्ट करें। तो यही सब सोचते हुए दल वापस साउथ कोल पहुंचा। साउथ कोल पहुंचकर उन्होंने रेस्क्यू टीम को अपनी स्थिति के बारे में बताया। रेस्क्यू टीम उन्हें लेने के लिए आने वाली थी। इस बीच इन लोगों ने रुक के आराम किया, क्योंकि जितने भी साथी थे दीपू के साथ उनकी भी हालत ठीक नहीं थी। उनमें से एक हेलुसिनेशन का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हैं तो फिर डिसोरिएंटेशन हो जाती है, जिससे हेलुसिनेशन का खतरा है। एक साथी स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुका था। दीपू हालांकि थकी तो हुई थी, पर उन्हें बार बार एक बात याद आ रही थी कि देखिए, मुझे अपने आप को तैयार तो रखना ही होगा। और ना जाने कहीं उनके मन में ये विचार था कि सेकंड चांस नहीं, लेकिन मैं अपने इस फर्स्ट चांस को ही कामयाब बनाना चाहती हूँ। ये सब विचार करते हुए न जाने दीपू को क्या सूझा कि उन्होंने 26,000 फीट पे अपने ऑक्सीजन मास्क को हटाया और सांस लेने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, ऑक्सीजन मास्क लगाकर अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो लोग कहते हैं ये बहुत ही बढ़िया एहसास है, नींद आती है, नशा सा छा जाता है। लेकिन ये सब सोचने का समय 26,000 फीट पर आपके पास नहीं होता। जिस ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल है, वहां एक एक सांस की कीमत होती है। ऐसे में दीपू का ऐसा करना कोई बहुत अच्छा कदम तो नहीं था, पर दीपू का कहना है कि उनका ऐसा करना कहीं ना कहीं उनमें एक नया विश्वास जगा रहा था। दीपू ने कुछ देर ऑक्सीजन मास्क हटाया और अपने आप को एवरेस्ट की तरफ देखते हुए विश्वास दिलाया कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर ज़रूर पहुंचूंगी। बहरहाल ये मुश्किल था, क्योंकि अब रेस्क्यू टीम आने वाली थी और रेस्क्यू टीम जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाकी साथियों की हालत खराब है। तो एक एक कर धीरे धीरे सब लोगों को ले नीचे कैंप 2 पर पहुंचे। कैंप 2 पर पहुंचने के बाद प्राथमिक चिकित्सा जो भी की गई बाकी साथियों के साथ, उसके बाद ये विचार हुआ कि सब लोग वापस बेस कैंप जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में निराशा तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास भी था कि शायद आज नहीं तो कल एवरेस्ट पे फतेह करना है। ये उनकी तैयारियां नहीं, शायद प्रतिकूल मौसम का असर था कि वो एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंच पाए।
रेस्क्यू टीम अब एक एक कर साथियों को नीचे ले जाने लगी। दीपू भी इसी तैयारी में थी कि अब बेस कैंप पर लौटना है और फिर शायद न जाने कब एवरेस्ट पे जाने का मौका मिलेगा। इसी उधेड़-बुन में दीपू के हाथ में वो कार्बाइनर एक बार फिर था जो उसके रशियन फ्रेंड ने दिया था। दीपू उसको देखते हुए उसी रशियन माउंटेनियर की बात को याद कर रही थी कि जिसने कहा था कि एवरेस्ट की चोटी आपको बुला रही है, और दीपू सोच रही थी कि शायद यूं ही कह दिया होगा ये बात, क्योंकि अब तो ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरा, पहाड़ आपको सेकंड चांस देते नहीं और पहला चांस आपका खत्म हो चला है। अभी दीपू उसी उधेड़-बुन में थी कि उनकी दल की जो संचालक थी विचेंद्री पाल, वो उनके पास आई और बोली कि तुम नीचे नहीं जा रही हो। उनकी ये बात सुन दीपू हैरान रह गई। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि आप साउथ समिट से वापस लौटे हों और आप बेस कैंप ना लौटें। तो हैरानी जताते हुए दीपू ने विचेंद्री पाल से कहा कि क्यों मैं नीचे क्यों नहीं जाऊंगी। तो विचेंद्री पाल ने कहा कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में दमखम है, तुम्हारी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की तैयारी पूरी है, और हालांकि थकान है पर थकान तो हर स्टेज पर रहती है, तो तुम नीचे नहीं जाओगी, तुम एक बार फिर एवरेस्ट की चोटी पर जाने का प्रयास करोगी। दीपू और दीपू की टीम ने जो पहला प्रयास किया था वो 4 मई को किया था। 4 मई को 22 घंटे चढ़ाई कर साउथ कोल से साउथ समिट से वापस साउथ कोल आने के बाद दीपू एक बार फिर तैयार थी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए। फिर 16 मई का दिन आया। 16 मई को दीपू ने 2 टेक्निकल एडवाइजर्स और 2 शेरपास के साथ एक बार फिर एवरेस्ट की चोटी की तरफ अपना अभियान शुरू किया। 16 मई 1993 दीपू शर्मा एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल विमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन ने ना जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। एक ही बार में दूसरे अटेम्प्ट में या सेकंड चांस में एवरेस्ट करने वाली दीपू शर्मा पहली महिला भी बनी। इसके अलावा संतोष यादव थी, जिन्होंने लगातार 2 बार एवरेस्ट पर विजय पाई या समिट किया एवरेस्ट का, और न जाने ऐसे कितने और वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी के एक्सपीडिशन में बने। दोस्तों, ये किस्सा या ये कहानी एवरेस्ट की नहीं है। ये कहानी लिमिटेड रिसोर्स की भी नहीं है। ये कहानी विमेन एम्पावरमेंट की भी नहीं है। ये कहानी आपकी अपनी तैयारी की है। जैसा कि दीपू के फादर ने दीपू से कहा था कि सेकंड चांस कभी नहीं देती माउंटेन्स, वो सच है। और दीपू को शायद सेकंड चांस नहीं मिला। दीपू शायद सेकंड चांस पे भी फर्स्ट चांस की तरह ही पूरी तरह से तैयार थी। तो ये उनकी उसी आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्पता और अपनी पूरी तैयारी की कहानी है। तो ये था किस्सा सेकंड चांस। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव। बने रहिए किस्सा का हिस्सा। नमस्कार।